नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों से रूबरू होंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। विपक्ष के विरोध के बाद आखिरकार झुकी सरकार। केंद्र सरकार ने वापस लिया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और रेवड़ी बट रही है। 200 का मूंगफली तेल 100 रुपए में देने का ऐलान। और वडोदरा में बिना सूचना दिए अलकापुरी कर्नाला बंद, हजारों वाहन चालक परेशान। केंद्र सरकार ने आज बुधवार को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया। सरकार इसकी जगह ऑनलाइन स्पेस में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए नया बिल लाएगी। केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस ले लिया है। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। समिति ने इस विधेयक में 81 संशोधनों का सुझाव दिया था। इतने बड़े पैमाने पर सिफारिशों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है, जिससे नए बिल का रास्ता साफ होगा। विपक्षी दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के विरोध का सामना करने के बाद 2019 में बिल को पैनल को भेजा गया था। विपक्ष ने कहा था कि डेटा गोपनीयता कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विपक्षी दलों ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए लाए गए इस कानून से सरकार को लोगों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए व्यापक अधिकार दिए हैं। अब सरकार ने इस बिल को नए सिरे से लाने की बात कही है। रेवड़ी कल्चर को देश के लिए घातक बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राशन कार्ड पर मूंगफली का तेल 200 रुपए के बजाय 100 रुपए में देने का ऐलान किया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और गुजरात में सालों से सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री से हिली हुई है। आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार तरह तरह के ऐलान किए जा रहे हैं और नागरिकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में बांटी जा रही रेवड़ी को देश के लिए घातक बताया था, लेकिन इसी बीच गुजरात में भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को सरकार द्वारा तरह तरह के फायदे और लाभ दिए जा रहे हैं। इसी के तहत त्योहार में राशन कार्ड पर मिलने वाला मूंगफली का तेल 200 की बजाय 100 में देने का ऐलान राज्य मंत्री जीतू वाघानी ने किया है। गरीब परिवारों એ તહેવારોમાં મુશ્કેલી અનુભવતા હોય છે ત્યારે આદરણીય નરેશભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળા વિભાગમાં અન્ય નાગરિક પુરવઠામાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન નીચે NFSA કાર્ડ ધારકો એટલે 70 લાખથી પણ વધારે કાર્ડ ધારકો છે પ્રથમ વખત ડબલ ફિલ્ટર સિંગ તેલ એ રાહત દળે સાતમ આઠમ અને દિવાળી ઉપર આપવાનો નિર્ણય એ કરવામાં આવ્યો છે। 197 પ્રતિ લિટરની પડતર કિંમત એમની હોય છે। 97 રૂપિયાની સબસિડી એ રાજ્ય સરકાર આપવાનો નિર્ણય એ લેવામાં આવ્યો છે। એટલે કે 100 રૂપિયાના પ્રતિ લિટરના ભાવથી આ સિંગ તેલ એ દિવાળીના પહેલાના દિવસોમાં અને સાતમ આઠમ પહેલાના દિવસોમાં આપવામાં આવશે। લગભગ 70 કરોડથી પણ વધારે 27 કરોડથી વધારે રકમનો બોજો અને 70 લાખથી વધુ કાર્ડ ધારકોને એમાં ફાયદો થવાનો છે। 3.5 કરોડ જેટલી જનસંખ્યા 70 લાખ કાર્ડ ધારકોમાં એ થાય છે। એવા ગરીબ પરિવારના ઘરે પણ તહેવાર ઉજવી શકાય એ પ્રકારનો નિર્ણય એ રાજ્ય સરકારે કર્યો છે। आग लगने पर कुआं खोदने की कहावत वडोदरा महानगर पालिका हमेशा साबित करता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों अलकापुरी गरनाले के मामले में देखने को मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में पुराने वडोदरा और नए वडोदरा को अलकापुरी गरनाला जोड़ता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में अलकापुरी का गरनाला हमेशा भर जाता है और गरनाले को बंद करने की नौबत आती है। इन दिनों कॉरपोरेशन द्वारा गरनाले की मरम्मत शुरू की गई है और बिना किसी नोटिस गरनाला फिर एक बार बंद कर दिया गया है।
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हजारों वाहन चालकों की सहूलियत को ताक पर रखकर अचानक रिनोवेशन शुरू कर दिया गया है। ऐसे में आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलकापुरी गरनाला बंद होने से वाहन चालकों को जेतलपुर या फिर गेंडा सर्कल होकर जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पेट्रोल दोनों ही खर्च हो रहे हैं। इस मामले पर वडोदरा के अग्रणी आई सर्जन डॉक्टर अशोक मेहता ने आपत्ति जताते हुए बिना नोटिस गरनाला बंद कर दिए जाने पर आपत्ति जताई। ये अलकापुरी जो अंडर पास है रेलवे स्टेशन के पास वडोदरा का, सबसे जो मेन ट्रैफिक का वो रहता है, वो आज सुबह से अचानक को किसी भी तरह की कोई भी पब्लिक को जानकारी दिए बिना, जाहिरात मीडिया में दिए बिना सुबह से बंद कर दिया। और वो भी पैदल चलने वालों के लिए भी, साइकिल वालों के लिए, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सभी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। दोनों साइड का, अलकापुरी से सयाजीगंज जाने वाला भी और सयाजीगंज से अलकापुरी जाने वाला भी। तो ये बिना जानकारी ऐसे बंद कर दिया, उससे पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी तो देनी ही चाहिए। आजकल तो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में भी वो दे सकते थे। दूसरी बात कि इवन वो बंद करने के बाद भी जहाँ अंडर ब्रिज जो है, अंडरपास है गरनाला, उसका वहाँ तक लोग आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो तो बंद है। आगे से भी उन लोगों ने डाइवर्जन के कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए हैं या कोई व्यवस्था नहीं की है। लोगों को लास्ट गरनाला तक, अंडर पास तक आके पता चलता है और बाद में वहाँ बहुत हेवोक हो रहा है। तीसरी बात कि जो डाइवर्जन है, वो डाइवर्जन भी अभी सब जगह काम चालू है। ब्रिज का काम चालू है, भीमनाथ ब्रिज हो या पंड्या ब्रिज हो, बाकी जगह भी सब ब्रिज के काम हैं। तो वो सब जगह इनकम्प्लीट रोड्स है, डाइवर्जन के रोड्स भी सब खड्डे वाले हैं। तो पर लोगों को ज़्यादा बहुत परेशानी हो रही है। उसमें लोगों को अपनी खुद की फिज़िकल डैमेज की, एक्सीडेंट्स की, व्हीकल डैमेज की, पॉल्यूशन की, फ्यूल लॉस, पेट्रोल डीजल का लॉस होने की, टाइम, एनर्जी, सब कुछ लॉस हो रहा है। तो सही मायने में ये एक बार सही तरीके से जानकारी दे के प्री प्लान किया होता और कितने दिन बंद रखने वाले हैं वो भी देना चाहिए। ये सही टाइम नहीं है, सही में ये मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए। ये गरनाला की हालत तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से ख़राब है, जब वो कुछ आग लगी थी। और वो उसके बाद भी कॉरपोरेशन में भी हमने 4-6 दफ़ा भेजा है कंप्लेन, पर कुछ हुआ नहीं। ना तो इवन नॉर्मल रिपेयर वर्क भी नहीं किए। जैसे मैंने बताया कि गट्टर के ढक्कन बिल्कुल खुले थे, उसमें बहुत रिस्क फैक्टर था, बहुत व्हीकल को, लोगों को परेशानी थी। और अचानक से ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो वो सही टाइम नहीं है, सही जानकारी के बिना नहीं होना चाहिए। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के 800 अस्थायी कर्मचारियों ने आज लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा कर प्रबंधन द्वारा किए जा रहे अन्याय का विरोध किया। गुजरात के वडोदरा शहर की MS यूनिवर्सिटी के 800 जितने अस्थायी कर्मचारी पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे इन कर्मचारियों ने आज हनुमान चालीसा करते हुए प्रबंधन का विरोध किया। दरअसल 20-25 सालों से काम करने के बावजूद इन कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी द्वारा नियमित नहीं किया जा रहा है और नए कर्मचारियों को नौकरी दी जा रही है, जिस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए इन सभी कर्मचारियों ने जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन और विरोध जारी रखने की बात कही है। जो
जब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के हम कुल 800 हंगामी कर्मचारी हैं। आज हम तीसरे दिन पे हम धरना पे बैठे हैं। पहले दिन हमने रामधुन की थी, दूसरे दिन हम कल धरना पे बैठे हैं और आज तीसरा दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे हैं। हाँ, तीसरा दिन हुआ। सर, यूनिवर्सिटी से कोई जवाब नहीं मिला। यूनिवर्सिटी द्वारा हमको सिर्फ धाक धमकी मिली है। उन्होंने ऐसा बोला है कि जो कोई कर्मचारी नौकरी नहीं करेगा और हमारे विरोध में जाएगा तो उनको LWP कर देंगे या नौकरी से बाहर निकाल देंगे। ऐसी धाक धमकी दी है उन लोगों ने। हम लोगों ने तो नक्की किया है, मतलब निश्चित किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। कोई भी फैकल्टी, कोई भी डिपार्टमेंट में हम काम नहीं करेंगे। हम रोज़ हेड ऑफिस 10 से 6 में बैठेंगे। दिग्गज कांग्रेसी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल के भरूच में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित रहने पर तरह तरह के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों से जुड़े सभी लोगों की गतिविधियों को संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल रहे भरूच के अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल भरूच में आयोजित एक जन शिक्षण संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर मुमताज पटेल ने कहा कि हम राजनीति में एक्टिव हो कि ना हो, भरूच के लिए हमेशा कार्यरत हैं। अगर विधानसभा का टिकट मिलता है और जनता का सहयोग रहा तो चुनाव भी जरूर लड़ेंगे। चुनाव के ऐन मौके पर मुमताज पटेल के सक्रिय होने से भारतीय जनता पार्टी में भी आश्चर्य देखने को मिल रहा है। जो आज यहाँ पे लेडीज़ आई हैं ट्रेनिंग के लिए, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सफलतापूर्वक इस कोर्स को पूरा करें और आगे जाके यही उनकी आमदनी का एक रास्ता बने। और शुक्रिया इस NGO का और डेक्कन केमिकल का कि ये प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया और कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करा। મેમ અહેમદભાઈના વારસદાર તરીકે કોંગ્રેસમાં એક્ટિવ રોલ તરીકે ક્યારે આપણે આવશું? अहमद भाई के पॉलिटिकल वारिसदार नहीं है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक वारिस नहीं है, पर पॉलिटिक्स में ज़रूर करेंगे। अच्छा काम करने का मौका मिलेगा तो उसके लिए पॉलिटिक्स ज़रूर करेंगे। अभी जो कांग्रेस में से सब भाजपा में जा रहा है उसमें आपका क्या मानना है? कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो होगी, पर ये सिलसिला बदलना पड़ेगा। आप भविष्य में कांग्रेस में से एक्टिव रहोगे या नहीं रहोगे? मैं भविष्य में एक्टिव रहूंगी, अभी तो यही बोल रही हूँ और भरूच में एक्टिव रहूंगी जरूर। अगर आपको टिकट दी जाए तो क्या करोगे? टिकट नहीं दी जाएगी। टिकट दी जाएगी, देखते हैं जनता अगर तैयार होगी एक्सेप्ट करने के लिए तो जरूर। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी
है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। पूरा गुजरात 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार गरबा खेलने के लिए उत्सुक है, लेकिन इसी बीच गरबा पर 18% GST लगा देने का पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। गुजरात की पहचान गरबा है और 2 साल बाद फिर एक बार गुजरात में पारंपरिक गरबा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा मनोरंजन पर 18% GST लगाया गया है, जिसके चलते गरबा के पास भी महंगे हो गए हैं। ऐसे में वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा इस मामले सयाजगंज डेयरी डांस सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माताजी की फोटो के सामने आरती करते हुए गरबा खेलकर विरोध प्रदर्शित किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रदर्शन करने से रोका। जो भाजपा सरकार सशक्तिकरण की बातें कर रही है, माता और बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा के महिलाओं को आगे लाने की एक झूठी बात कर रही है, ऐसी महाभ्रष्ट भाजपा सरकार आज बहनों के जो पहरवेश है, माँ शक्ति की उपासना का जो पर्व है नवरात्रि, उसके ऊपर भी GST लगा के 2000 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश कर रही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमने आरती करके माँ जगदम्बा से भी प्रार्थना की, इन लोगों को सद्बुद्धि दे माँ जगदम्बा, और जो एक हमारा महापर्व है, शक्ति का आराधना का उपासना का पर्व है, वो अच्छे से हमारे बहन बेटियां और हमारे भाई बच्चे अच्छे से वो खेल सके, ऐसा हम अनुरोध भी करते हैं गुजरात सरकार के कि ये जो GST 18% है वो वापस लेनी। अहमदाबाद में भी आम आदमी पार्टी द्वारा गरबा पर 18% GST मामले विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। सूरत में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले जमकर विरोध प्रदर्शन किया और गरबा पर लगाए गए 18% GST को हटाने की मांग की गई। इस मौके पर पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। राजकोट में भी गरबा पर 18% GST का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। गुजरात के राजकोट शहर में लुटेरों को पकड़ने गए पुलिस इंस्पेक्टर पर फायरिंग की घटना से सनसनी मच गई है। गुजरात के राजकोट में बीती रात लूट करने आए लुटेरों के साथ पुलिस की फायरिंग की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। राजकोट में पुलिस के ऊपर लुटेरों द्वारा फायरिंग कर दिया गया। राजकोट के अमीन मार्ग पर चित्रकूट धाम सोसाइटी के शेरी नंबर 2 में रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में विजय पटेल के फ्लैट में 5 लुटेरों की गैंग हथियार के साथ लूट करने पहुंची थी, जिसकी जानकारी मिलने पर SOG की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आमने सामने फायरिंग की गई, जिसमें SOG के PSI DB घेर घायल भी हुए हैं। घायल PSI को फौरन इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी पाकर उच्च अधिकारियों का काफिला भी फौरन मौके पर पहुंचा और भाग निकले लुटेरों को पकड़ने की मशक्कत शुरू कर दी गई है। गईकाल रात्रिना SOG ની ટીમ જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતી તે સમયે જે પર્ણકુટી વિસ્તાર જે છે એ વિસ્તારની અંદર પેટ્રોલિંગ દરમિયાન તેઓને એક અમુક શંકાસ્પદ ઇસમો જે છે એ ધાડ પાડવા માટે એક મકાનની અંદર ઘૂસેલા હોય તેવું જણાતા તેઓને પોલીસ દ્વારા પડકારવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ દ્વારા પોલીસનો પડકાર જોતા તેઓને પોલીસ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસે જવાબી કાર્યવાહી કરેલ હતી, જેની અંદર 2 ધાડપાડુ ઇસમો છે તેઓને ઈજા થતાં તેઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે અને અન્ય ઇસમો જે છે તેઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે। આ સમગ્ર ઘટનાની અંદર એક પોલીસના સબ ઇન્સ્પેક્ટરને ઈજા થયેલ છે, જે પણ સારવાર હેઠળ છે, જેની તબિયત હાલ સારી છે અને એક દુર્ઘટના જે અઘટિત બનાવ બનતા પોલીસ દ્વારાની સતર્કતાથી એ અટકી ગયેલ છે। गुजरात के भावनगर के एक गांव में प्राथमिक स्कूल की दीवार अचानक धराशायी हो गई, लेकिन उस समय स्कूल कार्यरत नहीं होने से सैकड़ों छात्र बाल बाल बच गए। गुजरात के भावनगर के वल्लभीपुर के हलियात गांव की प्राथमिक स्कूल की दीवार अचानक ध्वस्त हो गई, जिससे बड़ी दुर्घटना घटी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उस समय स्कूल चालू नहीं थी,
जिससे यहां पढ़ने वाले 350 बच्चे बाल बाल बच गए। गौरतलब है कि हलियाद गांव के प्राथमिक स्कूल की मरम्मत की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। खस्ताहाल स्कूल में छात्रों को जान खतरे में डालकर पढ़ाया जा रहा था। स्कूल के प्राचार्य 2019 से स्कूल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के खुद के निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों के यह हाल है। ऐसे में गुजरात के अन्य जिलों में तो सरकारी स्कूलों के क्या हाल होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। स्कूल की दीवार धराशायी होने से शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और साथ ही गांव के सरपंच और तलाटी पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के समुद्री मार्ग से लगातार राज्य में ड्रग्स लाने का काला कारोबार चलाया जा रहा है, जिसे फिर एक बार एसओजी द्वारा उजागर किया गया। गुजरात में नशीले पदार्थों के काले कारोबार को फिर एक बार उजागर किया गया है। इस बार जूनागढ़ के मांगरोळ में समंदर किनारे से चरस का बड़ा सा जत्था एसओजी ने बरामद किया है। करीब 6 किलो चरस का जत्था पकड़ने में एसओजी को सफलता मिली है। लाखों रुपए की कीमत का ये जत्था लावारिस स्थिति में बरामद हुआ है। जूनागढ़ पुलिस ने इस मामले अलग अलग टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही समंदर में सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार दावेदारी कर रही आम आदमी पार्टी ने चुनाव के 4-5 महीने पहले ही सक्रिय राजनीति का बिगुल बजाते हुए 10 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव को 3-4 महीने का वक्त है, लेकिन चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली यादी में सौराष्ट्र में 4 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के महामंत्री इंद्रनील राजगुरु ने जानकारी दी। બધા પક્ષો હંમેશા જ્ઞાતિ જાતિઓના વાળા પાડી અને કયો પક્ષ કઈ જ્ઞાતિનો મૂકે તમે પણ અનુભવ્યું હશે કે લિસ્ટ જાહેર કરવામાં ભાજપ કોંગ્રેસની રાહ જોવે ને કોંગ્રેસ ભાજપની રાહ જોવે, કેમ કે એમની પાસે નિષ્ઠાવાન ઉમેદવારોની ખામી હોય છે। ત્યારે અમારી પાસે નિષ્ઠાવાન લોકો જે સમાજમાં લોકો માટે કામ કરતા હોય, જે સેવાનું કામ કરતા હોય, જે ચળવળ કરીને લોકોને ઉપયોગી થવાનું કામ કરતા હોય, એવા લોકોને અમે પસંદ કરી અને આજે 10 લોકોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે। આવતા દિવસોમાં પણ અમે કોઈ મુશ્કેલીઓ એટલા માટે નથી કે અમે જ્ઞાતિ જાતિથી ઉપર રહી અને હંમેશા રાજકારણ કરીએ છીએ। ત્યારે આવા લિસ્ટ અમારા ભાજપ અને કોંગ્રેસ કરતાં હંમેશા વધારે જાહેર જલ્દી થતા રહેશે। મારી ઈચ્છા તો લડવાની નથી, પણ પક્ષ આદેશ કરશે તો ચોક્કસપણે એમાં ના પણ નહીં પાડું, એટલે એ આવતા દિવસોમાં નક્કી થશે। इस सूची में राजकोट दक्षिण बैठक से उम्मीदवार शिवलाल बारसिया को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में शिवलाल बारसिया ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद अदा किया। આજે આમ આદમી પાર્ટીનું જે પહેલું લિસ્ટ જાહેર થયું છે એમાં પાર્ટીએ જે મારી ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસ હું સાર્થક કરીશ અને ખાસ અમારા શીર્ષ નેતૃત્વનો અને અમારા જે અગ્રગણ્યોનો આ તકે આભાર પણ માનું છું। વિશેષમાં હું જણાવવાનું કે મારે જે વિસ્તારમાં મને મારું નોમિનેશન કરવા માટેનું પાર્ટીએ જાહેર કર્યું છે આ એક મધ્યમ કક્ષાનો વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તારમાં સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના લોકો વધુ રહે છે। એમની આશા અને અપેક્ષામાં મેં ખરા ઉતરી એમના આરોગ્ય, સુખાકારી, શિક્ષણ, વીજળી અને દરેક જે સ્થાનિક પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો ઉપર અમે ભાર દઈ અને અમે લોકોના દિલ જીતશું। વિશેષમાં બીજું મારે ખાસ કહેવાનું કે અમે સામે કોણ છે શું છે એના કરતાં અમે અમારી લીટી લાંબી કરી અને અમે પાર્ટીના દરેક કાર્યકરોને ફિલ્ડમાં ઉતારી અને અમે વિજય હાંસલ કરીશું। સાથે સાથે હું એ પણ જણાવું છું કે અમે પાર્ટીએ જે મારી ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આમ આદમી પાર્ટીનો જે લોકોનો વિશ્વાસ છે એ અમે વિશ્વાસ તૂટવા નહીં દે એની હું આ તકે હું ખાતરી આપું છું। ને એમાં ખાસ કોઈ દી આ રાજકારણ કે ચૂંટણી એક જ્ઞાતિ આધારિત નથી હોતી। મારું જ્યાં ક્ષેત્રમાં જે કામ છે, માનો કે હું એક
વીજળીના પ્રશ્નોને લઈને હતો, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના હું 10-12 વર્ષ મેં સેવા કરી છે, વેપારીના પ્રશ્નો છે, ખોડલધામ સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છું, રાજનગર સોસાયટીમાં હું છેલ્લા 12 વર્ષથી આ ઉપપ્રમુખનું પણ હોદ્દો ધરાવું છું, ઇલેક્ટ્રિક કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશનનો હું છેલ્લા 15 વર્ષથી આ પ્રમુખ છું, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં પણ મેં સારી એક કામગીરી કરી અને સેવા આપેલી છે, વીજળી કોન્ટ્રાક્ટર મંડળ અમદાવાદ અને ગુજરાત એમાં પણ અમે કામગીરી આપેલી છે. અને એ સાથે સાથે હું કહું કે આટલી બધી સંસ્થાઓનો આ કામ કર્યા તો એમાં કોઈ જ્ઞાતિ જનાતિ ન હોય, પણ અમારો એક મેઇન બેઝ છે, એ બેઝ ઉપર લોકોને કેવી રીતે સુખાકારી મળે એના માટે અમે સતત પ્રયત્નરત રહેશું. वहीं राजकोट ग्रामीण की बैठक पर आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में वशराम सागठिया का नाम आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जिस पर वशराम सागठिया ने खुशी जताई. प्रथम तो मारा आम आदमी पार्टीना राष्ट्रीय संयोजक અને ગુજરાતના જે આગેવાનો છે, ઇન્દ્રલભાઈ હોય, ઈશુદાનભાઈ હોય, ગોપાલભાઈ હોય, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એ લોકોએ મારી ઉપર ભરોસો અને વિશ્વાસ મૂકી અને ટિકિટ આપી છે. એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને મારી પક્ષના નાનામાં નાના કાર્યકર હોય કે મોટા નેતા તમામની સાથે સ્નેહ ભાવ રાખી એક ટીમ બનાવી અને સાથે રહી અને લડશું. આગામી દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર કેમ બને એની સિવાય અમારો કોઈ ધ્યેય નથી. ફક્ત આમ આદમી પાર્ટી સિવાય गुजरात में कोई न हो एवी हमारी एक नियम. शनिवार को दशामां के व्रत पूरे हो रहे हैं. ऐसे में प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अचानक हरकत में आए कॉरपोरेशन ने विसर्जन पर बैठक का आयोजन किया. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दशामां की प्रतिमाओं के विसर्जन और साथ ही गणेश उत्सव में विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब समेत की कार्यवाही पर चर्चा की गई. वडोदरा शहर की सड़कों पर मानसून के चलते जो गड्ढे हुए हैं उन्हें भी युद्ध स्तर पर भरने पर बैठक में विचार विमर्श किया गया. बैठक में मेयर केयूर रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल समेत के अधिकारी उपस्थित रहे. आज माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम है बधा सीनियर ऑफिसर स्पेसिफिकली कहूँ तो चारे जोनना डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर, चारे जोनना एक्ઝિક્યુટિવ एंजीनियर, પછી ચારે એએમસી, મેડિકલ ઓફિસર, હેલ્થ અને ફાયર ઓફિસર આ બધાની સાથે એક મીટિંગ કરી હતી. એમાં અલગ અલગ 3-4 વિષયો બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. એમાં હું ખાસ વાત કરું તો આગામી મહિનામાં હવે ગણેશ ઉત્સવ આવી રહ્યો છે અને ત્યાર પછી ગણેશ વિસર્જનનું પણ કરવાનું થશે. આપણે દર વર્ષે આપણા જે ચારે ઝોન છે, ચારે ઝોનમાં કૃત્રિમ તળાવ બનાવીએ છીએ. તો એનું પણ એકદમ ઊંડું 8 થી 10 ફૂટ ખોદવાનું, ત્યાર પછી ત્યાં પ્લાસ્ટિકની શીટ લગાવવાની, પાણી ભરવાનું, આ એક થોડુંક લાંબા ગાળાનું આયોજન છે. એટલે ચારે ઝોનમાં ક્યાં ક્યાં તળાવ થઈ શકે અને એનું શું શું એસ્ટિમેટ, શું ખર્ચ, એ બધી વિગતે ચર્ચા થઈ. હજુ ફાઇનલ નથી થયું કે ચારે ઝોનમાં કઈ કઈ જગ્યાએ તળાવ બનશે, પણ પ્રાથમિક ચર્ચાઓ થઈ અને નેક્સ્ટ થોડા દિવસોમાં એ પણ ફાઇનલ થઈ જશે. આજે માન્ય મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિવિધ વિષય લઈને મુલાકાતે આવ્યા હતા, અધિકારીઓ પણ બધા આવ્યા હતા. અમારા પણ ચારે ચાર અહીંયા ઉપસ્થિત અધિકારી પદાધિકારી પણ અમારી સાથે હતા, નેતા, દંડક, ડેપ્યુટી મેયર, તમામ લોકોની ઉપસ્થિતિમાં શહેરના વિકાસને લઈને આગામી સમયમાં દશામાનો તહેવાર આવે છે, ગણપતિનો તહેવાર આવે છે. આ તહેવારને લઈને ક્યાંક ફાયર બ્રિગેડની વાત હોય તો આ તમામ પ્રશ્નોને લઈને એક બેઠકનું આયોજન હતું અને એની અંદર અલગ અલગ નિર્ણયો થાય એ દિશાની અંદર અમે ચર્ચા વિચારણા કરી. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ.
गुजरात के नर्मदा जिला के राजपीपला के सिविल अस्पताल में नकली पेशेंट को इलाज दिया जा रहा होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। नर्मदा जिला के राजपीपला में 2 दिन पहले ही पुराने सिविल अस्पताल को बंद कर नए अस्पताल में मरीजों को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन इस बीच वार्ड में कुछ नकली पेशेंट होने की बात भी सामने आई। इन नकली पेशेंट के हाथ पर बॉटल भी चढ़ाए गए थे और सुई के लिए पट्टी भी लगाई गई थी, लेकिन अंदर सुई थी ही नहीं। जांच के दौरान कुछ पेशेंट जीतनगर नर्सिंग स्कूल की छात्राएं होने की बात सामने आई। खुद कुछ पेशेंट ने यहां कहा कि वह नकली पेशेंट है। ऐसा राजपीपला के सिविल अस्पताल में क्यों किया गया, उस पर बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन प्रबंधन इस मामले को खारिज कर रहा है। वडोदरा में मोहर्रम के उपलक्ष्य में मुस्लिम बंधुओं द्वारा विभिन्न इलाकों में ताजिया की स्थापना की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों ताजिया जुलूस की धूम है। दरअसल इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण पर्व मोहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मोहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन को आशूरा भी कहा जाता है। ये एक गम का त्योहार है और इस गम के त्योहार को हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की इराक के करबला के मैदान में हुई शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया की स्थापना की पुरानी परंपरा है, जिसके तहत वडोदरा के विभिन्न इलाकों में लगातार ताजिया की स्थापना हो रही है। मोहर्रम के तीसरे चांद पर वडोदरा शहर में बिस्मिल्लाह फ्रेंड सर्कल फतेहपुरा द्वारा ताजिया की स्थापना की गई। इसके अलावा भी वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में उत्साह के साथ ताजिया की स्थापना की जा रही है, जिसमें बैंड बाजे और ढोल ताशों के साथ भव्य ताजिया की सवारी निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु जुड़ रहे हैं। इस्लाम की मान्यता के अनुसार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन 680 ईस्वी में मोहर्रम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उन्होंने यजीद की सेना का अंत तक सामना किया था। करबला के उस युद्ध की याद में उसी समय से मोहर्रम मनाया जाता है। इसमें ताजिया जुलूस निकालकर मातम मनाया जाता है। ताजिया हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के मकबरों के प्रतिरूप होते हैं। गुजरात के तलाटी कम मंत्रियों की इन दिनों हड़ताल चल रही है, जिसमें लशोद और सिद्धपुर के तलाटी ने भी जुड़ते हुए अपना कामकाज बंद कर दिया है। गुजरात राज्य के तलाटी और मंत्री अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। गुजरात के सिद्धपुर में भी तालुका पंचायत कार्यालय में तालुका में कार्यरत तलाटी कम मंत्रियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए प्रांत अधिकारी, मामलतदार और तालुका विकास अधिकारी को आवेदन दिया गया है और साथ ही उनकी मांगे पूरी करने की मांग की है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। આજથી ચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ ઉપર ઉતરી છે। અમારી જૂની માગણીઓ ન સંતોષતા એના નિરાકરણ લાવવા માટે અમે તમામ તલાટીઓ જ્યાં સુધી માગણીઓ ન સંતોષાય ત્યાં સુધી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ ઉપર ઉતરી છે। મુદત આગામી રણનીતિ શું રહેશે આપની? આગામી રણનીતિ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલમાં સરકાર જોડે હડતાલ ચાલુ રહેશે। જ્યાં સુધી માગણીઓ ન સંતાય ત્યાં સુધી પછી ગાંધીનગર લેવલે રજૂઆતો પણ કરવામાં આવશે। गुजरात राज्य तलाटी कम मंत्री महामंडल की विभिन्न मांग लंबे अरसे से पेंडिंग है, जिस पर कोई निवारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में केशोद तालुका के तलाटी कम मंत्रियों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इस मामले विरोध प्रदर्शन करते हुए जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई है। तलाटी कम मंत्रियों ने सभी तरह की कार्यवाही बंद रखते हुए केशोद तालुका पंचायत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उनकी मांगे पूरी करने की मांग की है। आज अमे राज्य सरकार तेमज जिला मंडल तरफथी आदेश अनुसार अचोक्कस मुदतनी हड़ताल पर उतर्या छीए। अगाउना अमारा आजथी 9-10 महीना पहला हड़ताल पर उतर्या हता, त्यारे सरकारश्री अमने आश्वासन आपेलू कि जे अमारा 6 से 7 मुद्दाओ हता ए मुद्दाओનું નિરાકરણ અમે જલ્દી લાવી દેશું, પરંતુ આજ દિન સુધી અમારા એ તમામ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ હજુ સુધી આવ્યું નથી। એટલે ના છૂટકે અમારે આ અચોક્કસ મુદતની હડતાલ ઉપર ઉતરવું પડ્યું છે। અમને ખ્યાલ છે કે પ્રજાના પ્રશ્નો અને પ્રજાના કામો ખોરંભે ચડશે, છતાં પણ અમારી મજબૂરી છે, કારણ કે અમારા જે પ્રશ્નો છે એનું નિરાકરણ
સરકારશ્રી આશ્વાસન આપ્યા છતાં આજ દિન સુધી પૂર્ણ કર્યા નથી। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दल बदलने का मौसम फिर से आ गया है। इसी प्रवाह में बहते हुए कांग्रेस के अग्रणी नेता आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष, केसरिया युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त ब्राह्मण समाज एकता शक्ति के प्रेसिडेंट विजय दवे अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी द्वारा खेस पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। गुजरातना नागरिको माटे कंईक करवुं छे अने पोताना समाजलक्षी कंईक करवुं छे एवा व्यक्तिओ आम आदमी पार्टीमां जोડાઈ રહ્યા છે। આજે મને બહુ આનંદ થાય છે કે આજે અમારી સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં કેસરિયા હિન્દુ વાહિનીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને બ્રહ્મ સમાજના આગેવાન, ગુજરાતના આગેવાન તેમજ કોંગ્રેસના પૂર્વ મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ એવા અને ઉદ્યોગપતિ વિજયભાઈ દવે આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં વિધિવત રીતે જોડાઈ રહ્યા છે। જ્યારે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી રાજકોટ આવ્યા હતા ત્યારે એમના હાથે વિજયભાઈ દવે ખેસ ધારણ કરી અને જોડાયા હતા। એમની સાથે આજે 4 હોદ્દેદારો ચંપુભાઈ ભૂકણ, ધીરુભાઈ જાની, ચંપુભાઈ ભૂકણ રાજુલા આયુર્વેદ અગ્રણી છે, રાજુલા તાલુકા પૂર્વ મહામંત્રી છે, કોંગ્રેસના માજી સરપંચ પણ છે, ધીરુભાઈ જાની બ્રાહ્મણ સમાજ અગ્રણી છે બરોડાના અને કેસરિયા હિન્દુ વાહિનીના ગુજરાતના સંયોજક છે, રઘુભાઈ ભરવાડ સમાજના આગેવાન છે, નવસારી જિલ્લા ગૌરક્ષક સંયોજક પણ છે, BN જાની રિટાયર BSNL અધિકારી છે અને આણંદ પ્રમુખ છે કેસરિયા હિન્દુ વાહિનીની, અને વિજયભાઈ દવે ગુજરાતભરમાંથી એમના 40,000થી વધુ સમર્થકો સાથે આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે। કે જે કહે છે એ કરે છે એની ઉપર અમને વિશ્વાસ બેઠો અને અમારા 33 જિલ્લાના ટોટલ સમર્થકો સાથે સમાગમ કરીને એક વિચારધારા ઉપર તારણ લાવીને બધાના એક મંતવ્ય ઉપર લાવ્યા અને પછી અમે આમ આદમી પાર્ટી આજે જોઈન્ટ કરી રહ્યા છીએ। ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર જે કાંઈ બદલાવની રાજનીતિ કરવા કરતાં અમારો કોઈ વિષય રાજનીતિનો એવો છે બી નહીં કે આ રાજનીતિ કરીને કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠાનું પાછળ દોડવું એ કોઈ અમારો વિષય નથી, પણ જે કાંઈ વસ્તુ છે અમારા કાર્યકર્તા છે આજે આમ આદમી પાર્ટીની અંદર બહુ એક ગરીબ પરિસ્થિતિના લોકો પણ એક કાર્યકર્તા બનીને એક મોટા પોસ્ટ ઉપર પહોંચે છે અને પાર્ટી બી જે કહે છે એ કરે છે અને સર્વ ધર્મ સમભાવ કરીને જે પાર્ટી ચાલી રહી છે આમાં કોઈ પ્રકારનો વાદ વિવાદ કે જ્ઞાતિ જાતિના વાડાવાળી કોઈ પણ પ્રકારની પાર્ટી નહીં હોવાને નાતે આજે અમે આ પાર્ટી જોઈન્ટ કરી રહ્યા છીએ। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय EY में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई।
ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। MS यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक फैकल्टी में फर्स्ट ईयर के छात्रों का परिणाम नहीं मिलने पर ABVP के छात्रों ने झंडों के साथ प्रदर्शन करते हुए परिणाम मांगा। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक फैकल्टी में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की परीक्षा को 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक परिणाम नहीं दिया गया है। पिछले कई दिनों से परिणाम की मांग कर रहे छात्रों ने आज ABVP की अगुवाई में मामले पर प्रबंधन का ध्यानाकर्षण कराया है। इस मामले आवेदन देकर जल्द से जल्द परिणाम दिए जाने की मांग की गई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नक्की किया है कि जो हेड ऑफिस पे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब है उनके पास आवेदन देना है। FY में जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, जो भी SY में स्टडी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट की डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुई है। जो यूनिवर्सिटी का नियम होता है कि 45 डेज़ के अंदर कोई भी जो रिजल्ट है उसकी डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 2 महीने हो चुके हैं, 60 डेज़ चले गए हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने में नहीं आ रहा है। पॉलिटेक्निक में भी बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तो विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता और SY के सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि आज डिप्यूटी रजिस्ट्रार साहब से हम लोग डेट लेके रहेंगे कि किस दिन हमारे रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी। बार बार पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल सर के साथ भी हम लोगों ने बात की और आवेदन भी दिए कि रिजल्ट की डिक्लेरेशन की डेट हम लोग को मिले, लेकिन पॉलिटेक्निक से ऐसा बोला जा रहा है कि हेड ऑफिस पे सब रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन हेड ऑफिस से कोई बात नहीं आ रही है। इसलिए आज हम लोगों ने नक्की किया है कि हेड ऑफिस पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को डेट नहीं मिल जाती कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। आज हम आवेदन देने के लिए आए हैं क्योंकि जो लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपना परिणाम नहीं मिला, जो कि 45 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम के बाद, और अभी तक उनका जाहिर नहीं करने के लिए उनका नहीं जाहिर किया है। उनका जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी के पास ही। अभी तक हमने काफ़ी उनसे पूछा और काफ़ी हमने आवेदन दिए भी पहले, इससे पहले, पर वो लोग अभी तक कुछ उन्होंने जाहिर कदम उठाया नहीं है। अभी आज हम लोग तारीख लिए बिना, कुछ नक्की डिसीजन के बिना हम लोग इधर से जाएंगे नहीं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ में पत्रकारों को कवरेज से रोकने पर धरना प्रदर्शन के बाद पत्रकारों और ट्रस्ट के बीच समझौता किया गया है। गुजरात में इन दिनों श्रावण महीना चल रहा है और ऐसे में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के भीतर पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया था, जिससे लोकतंत्र की चौथी जागिर माने जाते पत्रकारों ने मंदिर परिसर में ही 2 दिनों तक धरना दिया। इस मामले दूसरे दिन मंदिर की सलाहकार समिति के सदस्यों ने मामले में मध्यस्थी की है। पत्रकारों द्वारा उनकी मांगों को लिखित में सोमनाथ ट्रस्ट तक पहुंचाया गया है ताकि इस पर सही निर्णय लिया जा सके। इस मामले पत्रकारों ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ट्रस्ट को उनकी सभी तरह की शिकायतों से अवगत कराया है। સોમનાથ મહાદેવના મંદિરમાં પત્રકારોને જે કવરેજ માટેની જે વાતચીત હતી એ વાતચીત જે કાંઈ પ્રશ્ન હતા એ આજે સામાજિક કાર્યકર અને અનેક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા ભાવેશભાઈ વેકરિયા અને લાભુભાઈ સાતોડિયાની સૂચનાથી અમે આજે રૂબરૂ મળ્યા છીએ। હેમલભાઈ ભટ્ટ અને ગીર સોમનાથ પત્રકાર મિત્રોને બધાને રૂબરૂ મળી પોતાના પ્રશ્નો સાંભળ્યા છે। એ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ટ્રસ્ટે એક લેખિત આપી દીધું છે અને લેખિતના ભાગરૂપે ટ્રસ્ટે એની જે કાંઈ કાર્યવાહી કરે અને મહાદેવના ચરણોમાં જે નિર્ણય આવે એ બધાએ અમે માન્ય રાખી છે અને આજરોજ જે કાળી પટ્ટી ધારણ કરી છે, કાળી પટ્ટીનો દૂર કરી અને સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં બધા પત્રકારો એક સાથે મળી અને મહાદેવના જેટલા વખાણ થાય એટલા વખાણ કરવા। ગઈકાલે નાનકડી ઘટના મને ધ્યાનમાં આવી કે સોમનાથ દાદાના કવરેજ માટે જે પત્રકાર મિત્રોને થોડી ઘણી અડચણો ઊભી થતી હોય છે, તો એની જગ્યાએ સારું થાય માટે ટ્રસ્ટને એમને રજૂઆતો કરી અને ગઈકાલથી ક્યાંક ને ક્યાંક થોડી ઘણી ગેરસમજણના આધારે
પત્રકાર મિત્રોનું દિલણું હતું, એટલા માટે મને એમ કે મારી એક સામાજિક આગેવાન તરીકે મારી ફરજના ભાગરૂપે કે ભાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક હું મધ્યસ્થી બનું અને આ વિષયને પૂર્ણ કરું. તો સોમનાથ દાદાને પ્રાર્થના કરી છે કે પત્રકાર મિત્રોનું જે કંઈ દિલ દુભાણું છે કે જે કંઈ છે તે યોગ્ય કરે, એટલે ટ્રસ્ટને પણ રજૂઆતો કરી છે. ટ્રસ્ટ પણ ભવિષ્યમાં પત્રકારોને કોઈ પણ જાતની અગવડતા ન પડે એના માટે પણ ચિંતિત હોય છે. ત્યારે વહેલી તકે આ બાબતે ઘટતું થશે. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर पंचायत भवन में लंपी वायरस पर मार्गदर्शन देने के लिए खास बैठक आयोजित की गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर में तालुका पंचायत भवन के सभाखंड में सुरेंद्रनगर जिला प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में सुरेंद्रनगर के जिला अधिकारियों के साथ लंपी वायरस पर एक खास मीटिंग का आयोजन किया गया। सुरेंद्रनगर जिला के अधिकारियों की उपस्थिति में सुरेंद्रनगर जिला के तमाम तालुका के वेटरनरी डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंपी वायरस के बारे में मार्गदर्शन के लिए जुड़े। गांधीनगर से सुरेंद्रनगर जिला प्रभारी सचिव राजेश शंकर लखतर तालुका पंचायत भवन पहुंचे। तालुका पंचायत भवन के सभाखंड में उन्होंने बैठक करते हुए किस तरह से सुरेंद्रनगर जिला से लंपी वायरस को जल्द से जल्द हटाया जा सके उस पर विचार विमर्श किया। साथ ही पशुओं के इलाज और वैक्सीनेशन पर इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया ताकि सुरेंद्रनगर जिले के पशुओं को लंपी वायरस के कहर से बचाया जा सके। कलेक्टर साहब, वीडियो साहब, जिला पशुपालन अधिकारी दरेक तालुकाओं જે પશુપાલનની ટીમ છે એમના જોડે આ જે લંપી વાયરસ છે એના ચેપ બાબતમાં બહુ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા થઈ. બે રીતે રણનીતિ બનાવવામાં આવી છે. એક કે જ્યાં આ ચેપ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં ગામડાઓમાં થયું છે ત્યાં આઇસોલેશન સારી રીતે થાય અને ટ્રીટમેન્ટ થાય પૂરી, જેનાથી એનું સારવાર થઈ શકે. સાથે સાથે એનું ચેપ ન વધે એના માટે જે અસરગ્રસ્ત ગામડાઓ છે એને પ્રાયોરિટીમાં આખી વેક્સિનેશન ઝડપથી 4 થી 5 દિવસમાં આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ. એની આપણે પ્લાનિંગ લેવી છે. એના પછી એના રહેતા જે આપણા જે પશુધન છે એની વેક્સિનેશન આખા જિલ્લામાં પૂરી થાય અને એના માટે ટીમ્સ, બીજા ટીમ્સ, નવા ટીમ્સ, બીજી ટીમ્સની ટ્રેનિંગ એક્સેટ્રા એની આખી પ્લાનિંગ કરી છે. કલેક્ટર સાહેબ અને ડીડીઓ સાહેબને અનુરોધ કર્યું છે કે દરેક આ જે અસરગ્રસ્ત તાલુકાઓ છે ત્યાં જઈને એમના જે તાલુકા પંચાયતની ટીમ, મામલતદાર ઓફિસ, ત્યાંના તલાટી, સરપંચશ્રીઓને સાથે બેઠક કરી એમને ગામડામાં હાથના ધરવાની જે કાર્યવાહી છે એ સૂચન અને ગાઈડન્સ હેન્ડ હોલ્ડિંગ આપવાનું થાય છે. એ રીતે આખી ચર્ચા. वडोदरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप बरोड़ा यूथ फेडरेशन द्वारा जरूरतमंद बच्चों को किताब और शैक्षिक किट का वितरण किया गया। बरोड़ा यूथ फेडरेशन वडोदरा में सामाजिक गतिविधियों को निभाता रहा है। इन दिनों पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर बरोड़ा यूथ फेडरेशन द्वारा वडोदरा के विभिन्न इलाकों में पढ़ाई करने वाले जरूरतमंद बच्चों को 7,500 किताबें और अन्य शैक्षिक किट का वितरण किया गया। इस मौके पर वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया भी उपस्थित रहे। बरोड़ा यूथ फेडरेशन द्वारा आज़ादीनो अमृत महोत्सव જ્યારે આપણે ઉજવી રહ્યા છે, 75મું વર્ષ ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે 750 છોકરાઓને 7,500 નોટબુક આપવાનું એક મહાઅભિયાન લેવામાં આવ્યું છે અને ત્રીજા તબક્કાની અંદર આજે હરિપુરા સ્કૂલની અંદર સ્કૂલના બાળકોને આ નોટબુક વિતરણ કરવામાં આવી છે. એક તો નોટબુક વિતરણ કરવું અને એ પણ સરકારી સ્કૂલના બાળકોને કરવું એક ખૂબ સારું ઉમદા કાર્ય છે અને એમાં પણ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવતા હોઈએ અને 750 છોકરાને 7,500 જેટલી માતબાર ચોપડાઓનું વિતરણ કરવું, આ બરોડા યુથ ફેડરેશનના રૂકમિલ શાહ સહિતના તમામ મિત્ર મંડળને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. आज बरोड़ा यूथ फेडरेशन की ओर से अलकापुरी स्थित हरिपुरा गांव पे बच्चों को और सब जो विद्यार्थी हैं उनको स्टेशनरी किट का वितरण किया गया है। बरोड़ा यूथ फेडरेशन की ओर से एक न्यू उपाड़ने को और शुरू करने में आई है, जिसका अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 750 बच्चों को हम स्टेशनरी किट और बुक्स देने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है और आज ये कार्यक्रम में यहाँ के महापौर श्री केयूर भाई रोकड़िया जी खास उपस्थित रहे। वडोदरा के जीएसटी भवन में इंस्पेक्टर एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
वडोदरा की जीएसटी भवन में कर्मचारियों के विभिन्न एसोसिएशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 75 बोतल रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस शिविर के आयोजन में जलाराम ब्लड बैंक का भी सहयोग रहा। ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अपना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो हमने 75 यूनिट्स टारगेट किए थे, बट रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। अभी 1-1:30 बजे हैं तो 40-45 यूनिट्स तो अभी हो गए हैं और भी क्यू में लगे हुए हैं लोग। तो टारगेट अपना यही था, ब्लड डोनेशन इज़ फॉर नोबल कॉज, तो हम सब ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट। 15 अगस्त वो 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो हमारा उद्देश्य ये था कि 75 यूनिट्स हम डोनेट करें ऑफिसर के द्वारा, और इसमें हमारे कमिश्नर साहब, प्रिंसिपल कमिश्नर साहब सारे जो है उनका हमारे इसमें सपोर्ट है, क्योंकि ये ऐसा अच्छा काम है, किसी को भी कभी भी ज़रूरत। अभी चल रहा है, जैसे 1-1:30 बज रहे हैं, अभी तक तो हमारे पास 40 से ज़्यादा तो अभी ब्लड आ ही गया, और मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा जाएगा, जो हमने सोचा उससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिजली संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1912 की सुविधा का लाभ लेने का अनुरोध बिजली उपभोक्ताओं से किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से कई सालों पहले बिजली संबंधी समस्याओं से परेशान बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर 1912 निर्धारित किया गया था। इस पर बिजली संबंधी सभी शिकायत फोन के जरिए सुनी जाएगी, ऐसा बताया गया था, लेकिन जनमानस में जानकारी के अभाव में जिले में इसका प्रयोग ज्यादा नहीं हो पाया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उन्नाव मध्यांचल विद्युत वितरण के इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली संबंधी शिकायतें सुनने के लिए टोल फ्री नंबर 1912 24 घंटे सक्रिय है। इस पर शिकायत सुनने के लिए कर्मचारी पूरे समय तैनात है। ऐसे में नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है। 1912 के माध्यम से विद्युत की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नए कनेक्शन, बिजली सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम और भी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं 1912 में, जिसकी मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर की जाती है और निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाता है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।